ये हुआ जी। चलिए, नमस्कार सभी मित्रों को। आज कम्युनिकेशन टुडे की 62वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कम्युनिकेशन टुडे की इस यात्रा को 2 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और आज इस श्रृंखला में जो वेबिनार हम आयोजित करने जा रहे हैं उसका थीम सीधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर के अभी देश में काफी चर्चा हो रही है, हेट स्पीच इन डिजिटल एरा। डिजिटल युग में हेट स्पीच की जिस तरह से वृद्धि हो रही है, इससे जुड़े हुए पक्षों पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ देश के 3 प्रबुद्ध विचारक, मीडिया कर्मी उपस्थित हैं। हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश, वरिष्ठ टीवी पत्रकार श्री विजय विद्रोही और मीडिया कर्मी और अब मीडिया शिक्षक प्रोफेसर राकेश गोस्वामी हमारे साथ। संयोग से हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के पूर्व अधिकारी श्री राजेंद्र भानावत जी भी जुड़ गए हैं और मैं देख रहा हूँ PRSI जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष रविशंकर शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। आशीष रंजन हमारे साथ हैं जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और मित्र देश के अलग अलग अंचलों से जुड़ेंगे। वस्तुतः कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक मीडिया त्रैमासिक है जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि मीडिया विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों को हम एक ऐसा मंच देने का प्रयास करें जिसके माध्यम से मीडिया के संदर्भ में हो रही शोध और अपने विचारों को वो इस पत्रिका के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाने चाहते हैं। 26 वर्षों की ये हमारी यात्रा आप सभी के सहयोग और शुभकामनाओं से ही संभव हो पाई है प्रकाशन की। और 2 वर्षों से कोरोना काल में जब हमने शुरू किया था 1920 में गांधी जयंती के अवसर पर 2 साल पूरे हो गए। जहां तक हेट स्पीच को लेकर के हम बात करते हैं, अभी भारत के शीर्ष न्यायालय ने अपने एक केस की सुनवाई करते समय यह ऑब्जर्व किया था कि जिस तरह से टेलीविजन की दुनिया में विशेषकर एंकर्स की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और टीवी एंकर्स के माध्यम से हेट स्पीच को काफी एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है या उस तरह का जो माहौल है वो थोड़ा विकृत या घृणा पूर्ण हो रहा है। ऐसे दौर में फिर एक राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हुई हेट स्पीच को लेकर से। हेट स्पीच को जब मैंने टटोलने की कोशिश की, इसके शब्दों को, इसके तात्पर्य को, इसके अभिप्राय को, तो मूल रूप से कहीं कोई एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन उस तरह कहीं पढ़ने में देखने में नहीं आई। मूलतः किसी विशेष समूह, व्यक्ति या समुदाय के प्रति एक घृणा का भाव फैलाने के जो प्रयास हैं, जिसमें कहीं हिंसा की परिणति की आशंका रहती हो, कहीं बदनामी है, धमकी है, अपमान की स्थिति है, उसे कहीं एक व्यापक रूप में हेट स्पीच के रूप में स्वीकार करने को या मानने को एक तरह से डिफाइन किया गया। भारतीय दंड संहिता की कुछ विशेष धाराएं जिनमें 153A, 153B, 295A, 505(1), 505(2) आदि कुछ धाराएं हैं जो किसी न किसी रूप से हेट स्पीच या यूं कहें कि समुदाय के बीच में, धर्मों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में कहीं वैमनस्य या उस तरह की भावनाएं, सांप्रदायिक सद्भाव को विकृत करने के जो प्रयास हैं या इस तरह के प्रकाशन या प्रसारण हैं, उसको लेकर के कहीं बात की जाती है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून की कुछ धाराएं हैं जिनमें कहीं इस तरह की एक बात कही गई है कि चुनाव के समय में कहीं हमारे प्रतिनिधि कहीं इस तरह के उम्मीदवार बात करते हैं तो वो भी इसी श्रेणी में आएगा। समय समय पर विश्वनाथन समिति, बेज बरुआ समिति आदि समितियों ने इसको लेकर के IPC में संशोधन की बात की। वस्तुतः कुछ ऐसा वर्ग भी विकसित हुए हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में हेट स्पीच को नियंत्रित करने के प्रयासों की आलोचना की है। उनका मानना है यदि हेट स्पीच को हम नियंत्रित करेंगे तो हम एक व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष की विचारधारा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः हेट स्पीच या अभद्र भाषा का प्रयोग एक मानवीय गरिमा पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में कहीं इसका मूल्यांकन होना चाहिए। अभद्र भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। जहां मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में 1948 में यह कहा गया था कि संवाद की स्वतंत्रता व्यक्ति का पहला
प्राथमिक कर्तव्य है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वहां एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। और यही भारतीय संविधान में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया तो उसके पीछे भी यही मूल धारणा रही। और संयोग से इस देश की न्यायपालिका ने व्यक्ति के उस अधिकार को, मौलिक अधिकार को भी अपने वैधानिक निर्णयों के माध्यम से संरक्षण दिया गया है। लेकिन जब वैधानिक व्यवस्था के तहत कुछ विचारधाराओं को दंडित करने की बात आती है तो कहीं ये स्वर भी उठने लगा है कि इससे हम एक सकारात्मक पक्ष की उपेक्षा करने लगे हैं। इस तरह के प्रयोगों से, अभिव्यक्तियों से कहीं मानवीय स्थितियों की जानकारी मिलती है, मनुष्यों की मनस्थिति को बदलने की आधार भूमिका तैयार होती है। ये ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की है कि वे मूक दर्शक बनकर न बैठे रहें और कहीं एक ऐसा संस्थागत प्रणाली विकसित करें। न्यायमूर्ति एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने इस बात पर बल दिया कि डिजिटल संचार ने हमें सक्षम बनाया है, लेकिन इसी के साथ साथ किस तरह से उन्होंने हेट स्पीच को आगे बढ़ाने में भी कहीं अपना योगदान दिया है। तो किस तरह से निगरानी तंत्र विकसित किया जाए? क्या सोशल मीडिया कंपनीज को हम इसके लिए जवाबदेह बना सकते हैं? क्या टेलीविजन चैनल्स के जो नियंत्रक हैं उनको हम जवाबदेह बना सकते हैं? अक्सर बात की जाती है स्वतंत्र स्वयं एक स्वनियमन की, सेल्फ कंट्रोल की। लेकिन इतने वर्षों में बार बार कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे अवसर आए जब मीडिया को सेल्फ कंट्रोल की बात की जाने लगी और मीडिया कर्मियों ने भी किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण को स्वीकार करने में कहीं रुचि नहीं दिखाई। लेकिन चुनौती यह है कि यदि हम स्वनियंत्रण नहीं करते हैं और किसी नियंत्रण को नहीं मानते हैं, किसी वैधानिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो फिर रास्ता कहाँ होगा, मार्ग कहाँ प्रशस्त होगा? हर मीडिया हाउस का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर क्यों बार बार इस तरह की समस्याएं आती है? बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। परिचर्चा की शुरुआत करेंगे हम आदरणीय प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी के वक्तव्य के साथ, जिनका एक व्यापक अनुभव ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया के साथ रहा है और साथ के साथ वो देश के 2 प्रमुख अकादमिक संस्थानों के निदेशक, महानिदेशक और कुलपति के रूप में नेतृत्व दे रहे हैं और पत्रकारों की नई पीढ़ी को तैयार करने में पिछले बहुत लंबे समय से आप कहीं काम कर रहे हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के शीर्ष पदों पर रहते हुए आपने जिस तरह से मीडिया शिक्षा को एक नई दिशा दी है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप जिस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को आमूलचूल बदलने की दिशा में आपने प्रयत्न किए हैं, अपने पूर्व कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में भारतीय जनसंचार संस्थान और भोपाल में आपने जिस तरह से नए प्रयोग किए हैं, भाषाई पत्रकारिता को जिस तरह से आपने विकसित किया है, कम्युनिटी रेडियो का आपने आईएनसी के अंदर कम्युनिटी रेडियो जैसे जो प्रयास हैं उनको आपने एक तरह से सार्थक किया है। तो ऐसे दौर में जब कहीं हम ये अपेक्षा करते हैं नए मीडिया कर्मियों से कि वो उस मूल्यपरक पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसमें के.जी. सुरेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके पूर्व आपने टेलीविजन के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर के रूप में टेलीविजन के, दूरदर्शन का विशेषकर, वहां भी नए प्रयोग आपने किए थे। नई जिस तरह के दो टूक जैसे कार्यक्रम आपने शुरू किए जिन्होंने एक राजनीतिक मुद्दों पर बहस को भी एक कहना चाहिए कि एक ऐसा आधार दिया था जो कहीं दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। इसी तरह से पीटीआई में रहते हुए आपने लगभग सभी तरह की रिपोर्टिंग करने का आपको अनुभव है। देश दुनिया की आपने यात्राएं की है, अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। यूं तो बहुत लंबी सूची है, लेकिन विशेष हिंदी पत्रकारिता के योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति ने आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया। मूलतः मलयाली भाषी होते हुए भी आप जिस तरह से हिंदी अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते हैं, वो अपने आप में इनके बहुआयामी व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। अनेक फिल्म समारोह की जूरी में मेंबर रहे, अनेक अकादमिक आयोजनों में रहे, अनेक विश्वविद्यालयों के एकेडमिक काउंसिल के आप मेंबर रहे। तो कहना चाहिए कि आपका जो अनुभव है बहुत व्यापक, विस्तृत रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रारंभिक वक्तव्य है, जिस तरह से आपने इस पूरे मीडिया को पिछले 3-4 दशक से आप देख रहे हैं, इस दौर में इस हेट स्पीच के मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं और क्या अपेक्षाएं आप आने वाले दौर में करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा के.जी. सुरेश जी से कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय के.जी. सुरेश जी। धन्यवाद भानावत जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। धन्यवाद।
यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में जो वक्ता हैं, हमारे युवा मित्र राकेश गोस्वामी जी और हमारे पत्रकारिता जगत में कुछ यादगार ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत यादगार खबरें देने वाले विजय विद्रोही जी और यहाँ उपस्थित बहुत सारे मीडिया शिक्षक, राजेंद्र बनावत जी और मैं कुछ सीनियर मीडिया कर्मियों को भी देख रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ शायद संसद टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर विभाकर रंजन भी दिखाई दिए। मीडिया शिक्षक भी मुझे काफ़ी, शिखा मिश्रा जी को देख रहा हूँ और अन्य लोगों को देख रहा हूँ। सभी को नमस्कार। और संख्या बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि तो बहुत अच्छा लग रहा है। कम्युनिकेशन टुडे में बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ। कम्युनिकेशन टुडे के 62 जो आपने एपिसोड्स पूरे किए उसके लिए आपको बहुत बधाई। बहुत ही एक अलग प्रयास है ये आपका कि कोरोना के समय में भी हम सब जब प्रत्यक्ष में बैठ के नहीं कर पा रहे थे, संगोष्ठी नहीं आयोजन कर पा रहे थे, तब भी आप लगातार पूरे देश भर के मीडिया कर्मियों को और मीडिया शिक्षकों को कम्युनिकेशन टुडे के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, कोरोना में संचार के विषयों को लेकर, चुनौतियों को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर आपने जो है समाज में और देश भर में एक विमर्श जो आपने स्थापित किया, उसके लिए मैं कम्युनिकेशन टुडे को बधाई देना चाहता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि संजीव भानावत जी इज ए वन मैन आर्मी। ये अकेले में जो है पूरे देश में कम्युनिकेशन टुडे, कई जगह कई संस्थाएं निर्विघ्न जो है, बहुत कम ही आपको सुनने में मिलता है जहां आप लगातार दशकों तक प्रकाशित अपने पत्रिका को कर सकें निर्विघ्न, और आपने वो कर दिखाया। उसके लिए आपको साधुवाद। और आप इसी तरीके से आगे भी सर आप म्यूट हो गए हैं। संचार परिवार को इसी तरह आप पोषित करते रहेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। आज आपने महत्वपूर्ण विषय लिया है क्योंकि कम समय है, 3 वक्ता हैं, तो मैं सीधे विषय पर आता हूं। हेट स्पीच से आम जो भारतीय नागरिक है या आम पाठक, आम दर्शक, उसके जहन में उसका बड़ा लिटरल मीनिंग आता है। हेट स्पीच वो भाषण जिसमें नफरत भरी बातें होती है, यानी कि आमतौर पर राजनेताओं के तरफ जाता है। तो कई राजनेता इसी के लिए जाने जाते हैं। तो शायद हेट स्पीच मतलब जो, और टेलीविजन में कुछ घटनाएं हम लोग देखते हैं कि टीवी चैनल्स में दिखाते हैं कि इन्होंने ये कहा जिसके वजह से ये दंगे भड़के इत्यादि। तो हेट स्पीच है क्या? हेट स्पीच एक कंपैरेटिवली एक नया शब्दावली है जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं पूरे विश्व में। विशेषकर ये डिजिटल युग में शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि हेट स्पीच पहले नहीं था, उसके लिए इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इस तरह बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता था। संयुक्त राष्ट्र ने एक डेफिनेशन दिया है कि हेट स्पीच it is defined as any kind of communication in speech, writing or behavior that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are. In other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent,
जेंडर और एनी अदर फैक्टर। तो ये सिर्फ स्पीच तक सीमित नहीं है, भाषण तक सीमित नहीं है। और दूसरा, ये सिर्फ धार्मिक जो उन्माद पैदा करने की दृष्टि से नहीं है, इसमें महिलाओं से जो भेदभाव की भाषा जिसकी बू आती है हमें, वो भी इसमें है, नस्लवाद भी इसमें है, और आपका भाषा भी इसमें है कि भाषा के आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का दूसरे एक समाज के व्यक्ति या एक समाज के खिलाफ आप आम आदमी के अंदर उनके जहन में किसी प्रकार का एक नकारात्मकता, उनके रंग के, उनके शरीर के, उनके स्त्री पुरुष होने के, उनके मजहब के, उनके जाति के, भारत में आकर उसमें जाति भी जुड़ जाती है, जाति के आधार पर ये किया जाता है, तो वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। तो इसलिए हेट स्पीच को हमें एक लार्जर पिक्चर में देखने की जरूरत है। आपने बहुत सारी बातें कही। अब हेट स्पीच के बारे में ये भी है, बहुत डेफिनेशन बहुत क्लियर है। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, यानी कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपके बोलने से नहीं होता है, आपके लिखने से नहीं होता है। अगर आपने कोई इमेज, कोई पिक्चर आपने शेयर किया, कार्टून्स के माध्यम से भी आप हेट स्पीच कर सकते हैं। मीम्स, आजकल मीम्स बहुत डिजिटल मीडिया में बहुत लोकप्रिय होने लगे हैं, तो मीम्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स एंड सिंबल्स, एंड इट कैन बी डिसेमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये नहीं कि मात्र आज हम इसलिए डिजिटल वाली जो पहलू है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ये तो ये हेट स्पीच का एक लार्जर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इसको समझने की हमको आवश्यकता है। अब है बात की भारत में विशेषकर, हम पिछले ऐसे कई प्रकरण, जिसका उच्चतम न्यायालय का भी आपने प्रकरण जो है यहां जिक्र किया, इस प्रकार पूरे देश में कई ऐसे घटनाएं शुरुआत से होती आ रही है। ये नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपने कुछ प्रावधानों का, आईपीसी में कुछ धाराओं का जो जिक्र किया, वो कुछ घटनाओं के पश्चात ही अंग्रेजों ने जो है आईपीसी में शामिल किया। बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था बहुत पहले, मैं उसके विस्तृत विवरण नहीं करूंगा, लेकिन उस पुस्तक में का शीर्षक था रंगीला रसूल, और उस पुस्तक को लेकर बाद में उस पुस्तक के प्रकाशक का हत्या हो गई थी। उस पुस्तक को लेकर पूरे देश में एक बवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद कुछ कानून अंग्रेजों ने आईपीसी में कुछ नियम जोड़े, जिसमें आपने 253 की बात कही। 153 बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste और community। मतलब हमारा जो 153A है वो तो बहुत ही व्यापक है। फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन डिफरेंट रिलीजियंस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स। तो इसमें हमने कास्ट को ही नहीं इंक्लूड किया, हमने इवन प्लेस ऑफ बर्थ को भी इंक्लूड किया है, जो शायद अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं में नहीं दिखाई देता है। और कमिट्स एनी एक्ट विच इज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन different religious, racial, language or regional groups or castes or communities
which disturbs or is likely to disturb public tranquility shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or both। इसी तरीके से 295A आईपीसी की जो धारा है, जो 1927 में जो लागू हुई थी, उसमें भी यही बात को जो है जिक्र किया गया है। मैं इस संदर्भ में, जो मीडिया के संदर्भ में, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का भी आपने जो है जिक्र किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके 2-3 रास्ते जिसके बारे में बताया गया है। एक, कि सरकारों को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज जिस पर बहुत विमर्श, बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, वो ये है कि क्या ये सरकारों के हाथ में एक बहाना बन सकता है क्या फ्री स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह का, किसी प्रकार का नियम सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करने का वो एक बहाना ना बन जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का। ये पूरे वैश्विक पटल पर इसको जो है, इस पर चर्चा हो रही है कि ये कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी दुनिया के कोई भी सरकार जो है, वो इसको एक, या अगर वो ना भी बना रहा हो तो उस पर ये आरोप लग सकने की पूरी संभावना है कि इसको लाया इसलिए गया है ताकि आप अपने विरोधियों को चुप करा सकें, आप अपने, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। और देश में हमने खुद देखा है कि अगर किसी मीडिया घराने पर अगर हम एफसीआरए के तहत भी अगर कार्रवाई करते हैं, जिसका आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कुछ नहीं लेना देना है, तो क्योंकि कॉरपोरेट घराने बहुत सारे मीडिया घरानों को चलाते हैं, तो कोई भी कानून कॉरपोरेट से संबंधित, एफसीआरए से संबंधित कोई भी कानून अगर लागू करने का प्रयास किया जाता है उन पर किसी तरह का अंक, तो उसको तुरंत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सरकार भी इस मामले में बहुत संकोच करते हैं कि हम कोई भी नियम ऐसा ना लाएं जिससे जो है दिक्कत पैदा हो, उनकी छवि खराब हो कि वो मीडिया को मीडिया में अंकुश लगाना चाहते हैं इत्यादि। दूसरा, ये जो विषय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहां तक, इस पर भी एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है समाज पे। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, फ्रीडम वर्सेस लाइसेंस, क्या मैं स्वतंत्रता के नाम पर मैं किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा सकता हूं क्या? चुनावों के दौरान हम लोग लगातार देखते रहे हैं, अंग्रेजी में जो इसे कहते हैं कि स्पिट एंड रन, या थूको और भागो। आप कुछ भी आरोप लगाइए, कुछ भी जो है आप किसी प्रकार के जो है टिप्पणी कीजिए और आप निकल जाइए। ये एक रणनीति बन गई है राजनीतिक दलों में। अब हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि यहाँ क्या चुनाव आयोग की भूमिका भी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि इस तरीके से चुनाव के दौरान जिस तरह हेट स्पीच और उसको जब मीडिया प्रेषित करती है, संप्रेषित करती है, तो याद रखें कि शायद मुख्य धारा की मीडिया इस तरह के स्पीच को शायद दिखाने में फिर भी एक सावधानी बरतती है, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ अगर आप देखेंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स की तरफ आप देखेंगे, तो आज भी उतना ही नफरत भरे जो भाषा है उसका प्रयोग आपको दिखाई देता है। यूट्यूब में ऐसे बहुत से चैनल्स मैं रोज देखता हूं जहां इस तरह के भाषा का प्रयोग होता है जो सामाजिक समरसता के दृष्टि से बिल्कुल ही हानिकारक है, घातक है। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस देखता हूं और बड़ा अफसोस होता है कि इस पर कहीं किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो पा रहा है। इतने वर्षों से हम इन विषयों को लेकर जा रहे हैं। अंतिम बात, 5 मिनट और है ना बनावत जी? जी हाँ, अंतिम बात यह है कि
क्या सिर्फ कानून बनाने से हम हेट स्पीच को रोक पाएंगे या नहीं? मैं समझता हूं कि हमको एक व्यापक स्तर पर मीडिया साक्षरता, इसको मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी हम कह सकते हैं, ये समाज में हमें स्कूली पाठ्यक्रम से, विद्यालयीन पाठ्यक्रम से लेकर हमको शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि बहुतायत जो हमारा समाज है वो हम ये देखते हैं कि उनका अक्सर इसमें योगदान जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है। इसमें भागीदारी, वो अज्ञानतावश इस तरह के बहुत से कंटेंट को आगे बढ़ा देते हैं, शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं, बगैर चीजों को समझे। सोशल मीडिया उपयोग करना एक अलग विषय है, लेकिन सोशल मीडिया के पीछे जो डायनामिक्स है उसे समझना अलग है। टेक्नोलॉजी ने आज ऐसे बहुत सारी चीजें ला दी है जो शायद हमारे देश के एक बहुत बड़ा, जिसे मैं कहूं कि तबका, उसके समझ के परे है। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एनिमेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ऑडियो को मॉर्फ करना, पिक्चर्स को मॉर्फ करना, ऑडियो को डॉक्टर करना और वीडियो को मैनिपुलेट करना, इसके माध्यम से भी समाज में बहुत नफरत फैलाया जा रहा है, समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है। और इसे एक आम व्यक्ति जो कार्रवाई करनी है, नियम को, पुलिस को, कानून व्यवस्था को, वो अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में आम व्यक्ति को जानकारी हो कि आज टेक्नोलॉजी इतना सक्षम हो चुका है कि वो असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, वो फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया जा सकता है, पिक्चर्स को जो है, ऑडियो को जो है आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, वीडियो को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक छद्म आख्यान, एक फेक नैरेटिव आप खड़ा कर सकते हैं। और इसमें हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान भी, हमने देखा और भी जब देश में किसी प्रकार का जन आंदोलन हुआ, अभी हाल ही में जो हमारे एक क्रिकेट खिलाड़ी को लेकर जो सोशल मीडिया में जो बहुत ही अभद्र टिप्पणियां जिस तरीके से चलाया गया, कि इसका लाभ आस पड़ोस के मुल्क भी लेते हैं, क्योंकि जो साइको या साई वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आज पहला दिन का ये खिला दिया हिस्सा बन गया है। ये एक हिस्सा बन गया है साई वार या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी, जहां हमारे जो विरोधी मुल्क है वो लोग भी अब हमारे समाज के अंदर विघटन पैदा करने के लिए प्रॉक्सी हैंडल्स के माध्यम से फेक कंटेंट को जो है पुश कर रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य एक अस्थिरता पैदा करना है। इसे हम आज के टेक्नोलॉजिकल युग में इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब पहलू पर हमको इस पर एक व्यापक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है, हेट स्पीच पर, कि हेट स्पीच किस किस माध्यम से, किस किस तरीके से समाज में आप प्रेषित कर सकते हैं और इसके क्या क्या मायने हैं और इसका उपाय क्या है। मात्र क्या कानून व्यवस्था या जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज है, मात्र क्या इनके माध्यम से ही रुकेगा, या हम हमारे लिए सभी को, जितने भी हमारे जो नागरिक हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं क्या, शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं क्या। जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में आज बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी
जो जागरूक नागरिक माने जाते हैं वो भी अगर बरगलाए जा सकते हैं। मैंने ऐसे कई पोस्ट देखे, बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, कईयों के साथ तो धोखाधड़ी भी हुई बहुत जबरदस्त। अगर वो गुमराह हो सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कंटेंट आज फैलाया जा रहा है जो समाज के अंदर हेट स्पीच को बहुत बड़े पैमाने पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको दो, कानून और जागरूकता, ये दो हथियारों के माध्यम से ही हम रोक पाएंगे और उस दिशा में हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। और ये जो इस तरह के विमर्श भी समाज में एक मानसिकता तैयार करें, उसके लिए आवश्यक है। मैं पुनः कम्युनिकेशन टुडे को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये आज के शाम का विमर्श आपने आयोजित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत के जी सुरेश साहब। तकनीकी विस्तार के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसके मध्य उस सूक्ष्म अंतर को रेखांकित करते हुए आपने मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी, उसकी आवश्यकता प्रतिपादित की और किस तरह से कानून और हम खुद किस तरह सतर्क रह करके इस हेट स्पीच की चुनौतियों से निपटने की दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, संगठनों ने जिस तरह से परिभाषित किया है हेट स्पीच को, उनका उल्लेख किया। उम्मीद करते हैं कि जिस वैश्विक चुनौती के संदर्भ में आपने हेट स्पीच के संबंध में प्रश्न उठाए हैं, उन पर और आगे विस्तार से चर्चा होगी। और अपनी टिप्पणियों के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई विजय विद्रोही जी को। विजय विद्रोही जी वर्तमान में एबीपी न्यूज के कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन विजय जी से मेरा परिचय उस समय का है जब जयपुर नवभारत टाइम्स में थे, और वो समय था जब हमारा डिपार्टमेंट वहां शुरू हुआ ही हुआ था। तो विजय जी किस तरह से अपने वक्तव्यों में, अपनी क्लासेस में, अपनी पत्रकारिता में नए नए प्रयोग करने में माहिर थे, या जिस तरह से उन्होंने अगुवाई ली, उसका मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूं। सीमित संसाधनों से शुरू हुए हमारे उस विभाग में जिस तरह से आपने न्यूज़पेपर लेआउट का, मुझे दृश्य अभी तक याद आते हैं जब विद्यार्थियों के साथ आपने काम किया था, और आज उसमें से कई विद्यार्थी देश के अनेक चैनल्स और मीडिया हाउसेज में जुड़े हुए हैं। लेकिन नवभारत टाइम्स से जो आपकी यात्रा हुई, और यदि मुझे सही याद है तो टाइम्स जो स्कूल है वहीं से आपकी एक तरह से ट्रेनिंग हुई थी जर्नलिज्म की, और उसके बाद वो आज तक के साथ जुड़ते हैं। और आज तक में अपनी लंबी पारी खेलने के बाद लगभग 2007 के आसपास आप एबीपी न्यूज से जुड़े, और अभी तक वहीं से आप मतलब टेलीविजन से अब डिजिटल मीडिया की और एक तरह से आपने अपनी यात्रा शुरू की है। तो जैसा विजय जी बताते हैं कि 28 साल की उम्र में ये माइक लेकर के बाहर निकले, फिर 38 साल में भी इनके हाथ में एक माइक था, और 58 साल में भी इनके हाथ में एक माइक था। लेकिन उस माइक के माध्यम से इन्होंने देश की राजनीति, देश के समाज, लोकसभा और विभिन्न प्रदेशों के चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऐसे कौन से समसामयिक मुद्दे नहीं हैं जिन पर विजय विद्रोही ने अपनी उस प्रखर दृष्टि से अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। ये जो नए नए नवाचार प्रयोग उन्होंने टेलीविजन जर्नलिज्म में किए, वो इनकी 2 पुस्तकें, 90 सेकंड की टीवी पत्रकारिता और करेला इश्क का, ये जो इनका एक भाषा पे जिस तरह का एक अधिकार है, जिस तरह से रिपोर्टिंग में एक साहित्यिक और संवेदनशीलता का पुट देते हुए विद्रोही जी ने पिछले 35 साल में जो पत्रकारिता में हासिल किया है, मुझे लगता है शायद उनकी लोकप्रियता का यही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने क्योंकि एक पत्रकारिता में जब साहित्य का पुट जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी संवेदना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दृष्टि से विजय विद्रोही जी को हम लगभग 3-3.5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए देख रहे हैं। हमारे विभाग के आयोजनों में इनकी उपस्थिति अनेक बार रही है, इनको सुनने का अवसर भी मिला है। आज एक बार पुनः कम्युनिकेशन टुडे के इस मंच से हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस विषय पर अपना चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत करें। भाई विजय विद्रोही।
शुक्रिया भानावत जी। और आपने कहा कि बड़े प्रयोग किए, लेकिन हेट स्पीच वाला प्रयोग नहीं किया मैंने, इससे मैं बचा रहा हूं। कुल मिला के मुझे लगता है कि हेट स्पीच उस बिल्ली का नाम है जिसके गले में घंटी तो हर कोई बांधना चाहता है, लेकिन खुद बांधना नहीं चाहता, बनते हुए देखना चाह रहा है, कोई बांधना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एंकर्स की और ये बातें की, और फिर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। केंद्र सरकार कभी कभी एडवाइजरी जारी कर देती है। केंद्र सरकार को लगता है क्यों दुश्मनी मोल ली जाए मीडिया से। राज्य सरकारों को लगता है कि हम क्यों बीच में पड़े, केंद्र सरकार कोई निर्देश जारी करेगी तो पालन कर ही लेंगे। तो कहानी कुल मिलाकर ये है। और जहां तक हेट स्पीच की कुछ आंकड़े हैं जो मैं लेटेस्ट, कुछ ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में भास्कर अखबार में देख रहा था, कोट कर रहा हूं बकायदा मैं भास्कर को। उनका कहना है कि 2014 से 2021 के बीच, यानी पिछले 8 साल में हेट स्पीच के मामले, यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर जो विभिन्न समुदायों के बीच नफरत बढ़ रही है, ये मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। 323 मामले 2014 में थे, 153 के तहत दर्ज हुए थे, और 2021 में 1047 हुए। और पिछले 3 साल की बात करें, 2018 से 2021 तक 4 सालों में तमिलनाडु में 665। तमिलनाडु में तो मुझे नहीं लगता ये लेजी जर्नलिज्म का दौर भी वहां के टेलीविजन चैनलों पे होगा, जैसे हमारे यहाँ है कि 4 लोग बैठा दो, बीच में संपादक कम एंकर बैठ जाता है और फिर शुरू हो जाता है बला बला बला। उत्तर प्रदेश में 564 दूसरे नंबर पर बीजेपी का शासन, तीसरे नंबर पर राजस्थान 335 कांग्रेस का शासन, तमिलनाडु में डीएमके उससे पहले, यानी कोई भी पार्टी का उससे कोई अछूता नहीं रहा है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने एंकरों की बात कही, तो मैं तो चैनल में जुड़ा रहा हूं, मैं भी, हमारे यहाँ बहस होती थी तो को एंकर के रूप में बैठा रहा मैं, तो अपने लाइफ के वो सच्चे किस्से आपको मैं सुनाता हूं कि किस तरह से चीजें होती हैं चैनलों में। मुझे नहीं लगता कि एंकर पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। एंकर के कान में एक ईपी होता है और एक पीसीआर होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। वहां पर एक प्रोड्यूसर नाम का एक शख्स बैठता है, वो हर बात पे कि हाँ भाई अब ये बोल दो, अब ये सवाल पूछ लो, अब इससे ये सवाल पूछ लो, इसको ऐसे काउंटर कर दो। तो इतना कंफ्यूजन फैलाए रखता है कि एंकर शायद अपनी जो विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाता। लेकिन एंकर पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। कुछ एंकरों को लगता है कि राष्ट्रवादी अगर हमें अपना साबित करना है, खुद को हिंदूवादी साबित करना है, हमें देश के सबसे बड़े नेता की वो हमें फॉलो कर लें, इसमें आना है, तो हमें इस तरह की बातें कहनी है। बड़ा पोलराइज मामला हो गया है जर्नलिज्म में। हमने कभी ऐसा पोलराइज मामला नहीं देखा था जो आज की तारीख में है। बीट रिपोर्टर जो हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को कवर कर रहे होते हैं, उनके आप फोन इन सुन लीजिए, किसी विषय के ऊपर उनका जब लाइव होता है वो आप सुन लीजिए, आपको लगेगा कि प्रवक्ता की तो नहीं नौकरी, प्रवक्ता से बेहतर ढंग से बीट रिपोर्टर पेश कर रहा होता है चीजें। जहां तक बहस का बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनलों में मैं तो मान के चलता हूं कि एडिटर जिम्मेदार होता है, एडिटर चीजें तय करता है। और अगर कोई एंकर नहीं माने तो उसको निकाल दो, उसको ऑफ एयर कर दो, उसको बहस में मत बिठाओ कि अगर आप ऐसे विषय छेड़ते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, आप कल से नहीं रहेंगे। वो सुधर जाएगा एंकर। राजा की जान तोते में और एंकर की जान प्राइम टाइम में, कि 8 बजे का बुलेटिन, 8:30 बजे का बुलेटिन, 9 बजे का बुलेटिन, 9:30 बजे का बुलेटिन, यही है जान उनकी, इतना तक ही है। लेकिन अब कहानी ये है कि कुछ चैनलों में जो एंकर होता है वो संपादक भी होता है, आप समझ गए होंगे। तो जब संपादक भी वही बात कह रहा है, तो बेचारा उस चैनल का एंकर क्या करेगा फिर? आप उसकी भी मजबूरी समझिए। मैं एंकरों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, कि वो एक शेर है ना कि वही कातिल मेरा, वही मुंसिफ मेरा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो अब कहानी तो उस तरफ है। एक चैनल में क्या हुआ, बहस में, अंग्रेजी चैनल में हमारे एक दोस्त पत्रकार गए, पूरा 1-1.5 घंटा बैठे रहे, उनको बोलने का एक बार भी मौका नहीं मिला, और जब बहस खत्म हुई तो 5,000 का चेक दे दिया गया। तो उन्होंने एंकर, जो चैनल का एंकर भी था और एडिटर भी था, उससे कहा, अरे मुझे नहीं मालूम, आपके चैनल में तो बिना बोलने के भी पैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ 3 तलाक पर जब मामला बड़ा पीक पर था तो बहस वहस होती थी, मैं भी को एंकर के रूप में बैठता था बहस में उस समय। तो एक मौलवी साहब आए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप लोग क्यों उठ के आ जाते हो ये चैनलों में, क्यों आ जाते हो? अब 3 तलाक, वक्त के साथ चीजें सुधरनी चाहिए, आप लोग क्यों मौका दे रहे हो दूसरे लोगों को? आपको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए, साहब ये घर का मामला है, 6 महीने दे दीजिए, हम सुलटा लेंगे।
उन्होंने कहा साहब मैं भी इसी पक्ष में हूँ, लेकिन क्या करें आपके यहाँ से और या दूसरे चैनलों के यहाँ से, सबके यहाँ से जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर का फोन आता है, वो कहता साहब तब बुलाएंगे बहस में जब आप ये बात कहोगे। अब मैं नहीं बोलूंगा तो कोई दूसरा बोल देगा। अब होता यह है कि चैनलों में आ जाए तो थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं, गाड़ी भी घर छोड़ने जाती है, घर से लेने जाती है, तो थोड़ा रुतबा हो जाता है और थोड़ी लोग जानना मतलब पहचानने लगते हैं। ये थे मौलवी साहब। अब एक विश्व हिंदू परिषद के नेता आए, वो गाय वाय का मसला चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब देसी गाय की हम का संरक्षण करेंगे, जर्सी गाय का नहीं, क्योंकि जर्सी विदेशी गाय है। तो मैंने उनको टोका साहब वो थार पारकर गाय का क्या करेंगे आप? तो उनको लगा यार थार पारकर तो पाकिस्तान में है, कहा कि थार पारकर भी नहीं चलेगा। तो फिर बाद में मैंने उनसे कहा कि भाई थार पारकर क्यों नहीं चलेगा? थार पारकर तो देसी नस्ल है, उसका नाम थार पारकर है। अब वो 47 से पहले थार पारकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब एक ही हिस्सा था। अरे यार मरवा दिया यार। तो ये तो चीजें हैं। ईद के मौके पर बहस हुई कि साहब बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है। तो एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, शुरू हुई बहस, लंबी चौड़ी बहस शुरू हुई, गर्मा गर्म बिल्कुल कि आप लोग कुर्बानी देते हैं, उन्होंने कहा गलत करते हैं। उन्होंने कहा साहब आपके हिंदुओं में बलि दी जाती है, कामाख्या मंदिर में आप चले जाइए वहां भी बलि होती है। ये सारी तमाम चीजें चलती रही। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीच में मैं भूल ना जाऊं तो आपको एक लाइन कह दूं, बहस में क्या बोलते हैं और ब्रेक में क्या बोलते हैं, बड़ा मजेदार होता है। और आम बेवकूफ दर्शक जो बहस में लाइव बोल रहे होते हैं उसके उन्माद में आ जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है और महा से महा बेवकूफियां कर बैठता है। समाज को बांट देता है, नेताओं का कुछ नहीं जाता, मौलवियों का कुछ नहीं जाता, पंडितों का कुछ नहीं जाता, आम आदमी का बिगड़ता है, अशांति होती है, दंगा होता है तो गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलता, पंडित का, एंकर का, संपादक का, सबके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। तो खैर वो बहस खत्म हुई, बकरा बनाम बलि, कुर्बानी बनाम बलि, और उसके बाद हम बाहर निकले। मैं भी उनके साथ बाहर निकला, उनकी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मौलवी साहब ने पैकेट निकाला सिगरेट का, पंडित जी ने मुझसे एक सिगरेट ली, एक मुझे भी ऑफर की गई। और उसके बाद पंडित जी ने कहा यार मैं पिछली बार तो ईद पे आ नहीं पाया था क्योंकि मैं था नहीं, तो इस बार तो ईद में आऊंगा और छक्कर बकरा खाऊंगा। अब कहानी तो ये है। अब बताइए आप क्या करेंगे भानावत जी, आप बताइए इसमें। अब उसमें होना एक चाहिए, अब आगे आते हैं कि होना क्या चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का एक 2014 के अंदर एक मामला आया था, कोई मैं कहीं पढ़ रहा था, एक प्रवासी भलाई संगठन, इन्होंने एक केस दर्ज किया था कि साहब नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और समाज में बड़ा वैमनस्य फैलता है, हेट स्पीच वाला ही मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बहुत से कानून हैं लेकिन कानून की पालना नहीं होती, कानून की पालना हो जाएगी तो हेट स्पीच सब कंट्रोल में आ जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक और खास बात कही थी कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, उनका कहना था कि हेट स्पीच से भेदभाव होता है, सेग्रीगेशन होता है, हिंसा संभावित हो जाती है, खाइयां बढ़ जाती हैं, समाज में नफरत होती है और इसका एक्सट्रीम जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, जो यहूदियों वाला जर्मनी का मामला का उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका एक साइकोलॉजिकल नुकसान होता है जनता को, और ये साइकोलॉजिकल नुकसान दंगा, मारपीट, हिंसा, लूट, इससे कहीं ज्यादा होता है और लंबा रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल नुकसान की बात हमारे यहाँ बाद में, जैसे अभी एक आध मामले हुए जिसमें एक आध एंकर के खिलाफ केसेस हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइन थोड़ी बदल दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि साहब आप एक रिपोर्ट तैयार करें, आप हेट स्पीच की परिभाषा क्या है ये आप बताएं, हेट स्पीच को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है ये हमें बताएं, कैसे इस पर रोक लग सकती है। अब नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट नंबर शायद 267 कहलाती है, लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। दुनिया भर में जो हेट स्पीच को लेकर जो कानून है उनका उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद एक ड्राफ्ट भी सबमिट कराया गया, इसी मोदी सरकार को एक ड्राफ्ट भी सबमिट कराया गया 2014 के बाद ये। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कायदे से वो ड्राफ्ट मंत्रिमंडल में रखा जाए, उसको पास किया जाए, संसद में लाया जाए, क्योंकि मामला बेहद कंट्रोवर्शियल है। तो कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा में जहां भी रखा जाता है तो सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया जाए ताकि पूरी सदन उस पर विचार कर ले, सभी
पार्टियों के जो सांसद हैं उसके अंग होते हैं सेलेक्ट कमेटी के, तो वो संसद का कानून बन जाए। तो ऐसा क्यों नहीं कुछ करते? सबसे बड़ी बात है कि इस पर कौन रोकता है सरकार को? अब तो लॉ कमीशन का शायद हेड भी नहीं है, तो लॉ कमीशन ही आपने डिफेक्ट कर रखा है। एक कंटेंट, इंटेंट, मोटिव, इम्पैक्ट, लाइकली टू कास्ट इम्पैक्ट, इन सब को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें बताई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप कंटेंट, आपका जो कंटेंट है, आपने कुछ लेख लिखा या कुछ बोला टेलीविजन पर, वो हो सकता है उससे कुछ लोगों को उकसावे वाली चीज आ जाए उसमें, लेकिन यहां देखना चाहिए आपका मोटिव क्या है। आप अपना स्टैंड तो रख सकते हैं, अपना पक्ष तो रख सकते हैं, तीखी बहस तो कर सकते हैं, दूसरा उसका जवाब बहस के रूप में दे। और 5 से 6 की बहस है तो 6 बजे लोगों को भूल जाना चाहिए कि मैंने 5 से 6 कुछ देखा है और अपने काम धंधे में लग जाना चाहिए। लेकिन आदमी इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। वो बहस टेलीविजन चैनल का जो से शुरू होती है, आपके घर के स्टूडियो ड्राइंग रूम में पहुंचती है, ड्राइंग रूम से आपके पड़ोसियों तक पहुंचती है, पड़ोसियों से नजदीक की चाय के ठिए तक या सिगरेट की दुकान तक पहुंचती है, गांव में चौपाल तक पहुंचती है, आपस में बातचीत शुरू होती है और उसमें 4 लोग आ जाते हैं नमक मिर्च लगाने वाले और खेल सारा खराब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि सीधा सीधा आपके पास बहुत से कानून है जिसके तहत आप हेट स्पीच पर कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बात वही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक चीज, आप 2 संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए, सब लाइन पे आ जाएंगे। 2 एंकरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दीजिए, लाइन पे आ जाएंगे। करके तो देखिए, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। क्यों? सबको सूट भी करता है। अब हेट स्पीच को लेकर नियामक की बात है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली है, टेलीविजन में भी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। ये बताया, ये कुछ लोग ये कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तर्ज पर एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई बना देना चाहिए पीसीआई के ऊपर से नहीं, मतलब समानांतर, कि एक एमसीआई बन जाए जिसके अंदर सोशल मीडिया भी आ जाए, जिसमें फेसबुक, इन सबको भी उनका एक सदस्य टाइप बनाया जाए, टेलीविजन चैनलों को। और जो इन्होंने निजी यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एक जगह एक तरफा बुराई होती है, एक तरफा तारीफ होती है। और यूट्यूब चैनल आपका तभी चलेगा जब आप एक साइड लोगे, या तो इधर की बात करोगे या उधर की बात करोगे। इधर और उधर दोनों की बात करेंगे तो ना इधर वाले देखेंगे ना उधर वाले देखेंगे। कहानी ये है। और उसका कमर्शियल गणित है अपना, कि कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, कितने हिट हैं, कितने हैं। मैं भी रोज सुबह अपने चैनल के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव करता हूं। मैं तुच्ची राजनीति की खबर उठाता हूं, धड़ाधड़ लोग जुड़ना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए मैंने केजरीवाल बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी ले लिया और केजरीवाल की मैंने तारीफ की, तो 4 लोग बोलेंगे केजरीवाल का दल्ला है। केजरीवाल की मैंने बुराई की तो 4 लोग कहेंगे कि बीजेपी का दल्ला है। तो ये तो हालत है। तो इसमें आपको यूट्यूब चलाना है तो आपको या तो केजरीवाल के पक्के आप समर्थक बन जाओ या केजरीवाल के पक्के विरोधी बन जाओ। तो उसमें फिर जैसे अभी ताजा मामला हुआ, हिंदू विरोधी हैं केजरीवाल या बीजेपी दलित विरोधी है या जो भी है, जो अंबेडकर वाला मामला था जो आप सब जानते हैं, शपथ वाला, बुद्धिज्म। और उसमें आप देखिए कि कितनी अच्छी बात कही विश्व हिंदू परिषद के जो अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं, शायद सुरेंद्र जैन है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे करेक्ट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने ये जो भी केजरीवाल के मंत्री ने कहा, जो शपथ दिलाई, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। धर्मांतरण में ये आता ही नहीं है। बुद्धिज्म में कोई अपना रहा है तो ये धर्मांतरण में नहीं आता। अगर कोई ईसाई धर्म अपना रहा है या मुस्लिम धर्म अपना रहा है तो वो धर्मांतरण में आता है। और 1956 में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने खुद ही इस तरह की शपथ ली थी। लेकिन किसी चैनल ने शायद या किसी मीडिया में, मैंने अखबार में भी नहीं देखा, अखबारों में भी तामझाम सब तरह के लेख छपते हैं, संपादकीय टिप्पणियां छपती हैं, स्लांट दिया जाता है, उसको खबरों को उस ढंग से पेश किया जाता है। और टेलीविजन में तो लोगों ने देखा, निकल गया। या फिर यूट्यूब में कौन कब कब गई, देखो ये यूट्यूब है, फलाना है, इसमें देखो ये ऐसे ऐसे करके करके। अखबार तो कोई भी किसी को भी दिखा देता है। हिम्मत तो हो। या सबको मजा आ रहा है, सत्ता पक्ष को मजा आता है कि भाई हम कंट्रोल ज्यादा कर लेंगे, थोड़ा हमारे पास मीडिया पर कंट्रोल है, विज्ञापन के माध्यम से कंट्रोल है। जहां मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, वह केंद्र की सत्ता अलग है, राज्यों की सत्ता अलग है। अगर केंद्र में गोदी मीडिया की बात कही जाती है या मोदी मीडिया की बात कही जाती है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री मीडिया है।
मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे ममता टीएमसी का हो, चाहे किसी डीएमके का हो या किसी का हो। तो कहानी तो ये है। और जो राष्ट्रीय चैनल है, जिनके रीजनल चैनल हैं, उनका आप देखिए बड़ा मजेदार, राज्य में स्वर अलग होता है और केंद्र में स्वर अलग हो जाता है। तो इससे आप कहां तक जूझेंगे, कैसे निकलेंगे, ये हम लोगों को ही निकलना पड़ेगा। नेता तो हमारे मजे ले रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो चुनाव जीतना है। लेकिन हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम क्यों हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं? पहले लोग मुझसे मिलते थे, विजय जी, फिर बड़ी बातें करते थे। आजकल मैं तो मतलब चेहरा छुपा के निकलता हूं, मैं तो मतलब राम राम जपता हूं, भाई कोई पहचाने ना मुझे। पहचानने के बाद भाई तीसरी बात वही शुरू हो जाती है, आप लोग ये क्या दिखाते हो, वो क्या कर... अरे मैंने कहा यार मत देखा करो भाई, टेलीविजन बंद कर दो। कौन कहता देखो यार, कुछ और घर का काम कर लो, पत्नी के साथ रसोई में मूली काट लो, गाजर काट लो, चाय बना लो यार, कोई भला काम कर लो। ये क्यों देखते हो ये बहस यार? इस तरह की बहस पहली बात तो सुनाई नहीं देता, इतना ऑडियो डिस्टर्बेंस होता है उसमें। चार लोग बकी जा रहे हैं, मुर्गों की लड़ाई और कुत्ते भौंकना और ये सारे मीम चलते ही रहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हम लोगों की क्या होगी? सारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल, क्या बताएं आप। लेकिन हम में से भी कोई सामने नहीं आ रहा, सरकार सामने आना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई संविधान का हमें समीक्षा करनी है, संविधान के तहत तो दिया ही गया, 19A है, स्वतंत्रता का अधिकार है, 19B1(2) के अंदर उस पर थोड़ी हदें भी उसकी लगाई गई हैं, 153A, 295, भानावत जी आपने 511, इतनी सारी धाराएं बता दी, सारा कुछ तो है ही। तो ये लोग संभालें। मजाज साहब का एक शेर है, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद विद्रोही जी। आपने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से टेलीविजन और मीडिया की दुनिया के उन अंतर विरोधों की ओर संकेत करते हुए जो मूल प्रश्न उठाया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुझे लगता है आपकी बात को सुनकर कि हम लोग शायद एक वैचारिक दारिद्र्य की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से बहस हो रही है और उसके उस अंदरूनी स्थितियों को आपने बड़ी बेबाकी से स्वीकार करते हुए कि मीडिया स्वयं भी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है और उन्हें भी आगे आना होगा, वास्तव में ये आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस मीडिया को हम ये मानते हैं कि वो समाज में जागरूकता का प्रसार कर रहा है, मीडिया को जहां हम वॉचडॉग कहते हैं, वहां यदि इस तरह की स्थितियां हो रही हैं तो मुझे लगता है कहीं बहुत अधिक चिंता की बात है। तो शायद जब विद्रोही जी जैसे रचनात्मक पत्रकार इस मीडिया में और अधिक संख्या में आएंगे, तब शायद उन चुनौतियों से निपटने की दिशा में हम कुछ तैयारी कर पाएंगे। ये सही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं उनसे भी हम इस समस्या को निपट सकते हैं, लेकिन अंततः उस टीवी का रिमोट दर्शक के हाथ में है, उसके माध्यम से भी हम इन सारी चीजों को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने बखूबी जिस तरह से उन स्थितियों का हास्य और चुटीले उदाहरणों के माध्यम से, लेकिन इसके पीछे जो आपकी पीड़ा और दर्द छिपा हुआ है वो भी हम कहीं महसूस कर सकते हैं। आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं, कुछ प्रश्न हमारे भानावत जी ने भी चैट बॉक्स में लिखा था। आदि पुरुष जैसी फिल्में जो सेंसर बोर्ड से पारित हो चुकी हैं, लेकिन उस पर भी हेट स्पीच और उस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पद्मावत का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, तो इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोफेसर राकेश गोस्वामी के वक्तव्य के बाद। प्रोफेसर गोस्वामी इस समय भारतीय जनसंचार संस्थान, वहां का जो जम्मू परिसर है, वहां क्षेत्रीय निदेशक है। मीडिया में लगभग 2 दशक तक आपको भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों में काम करने का अनुभव है। लखनऊ हिंदुस्तान टाइम्स से अपना करियर आपने शुरू किया और उसके बाद फिर आप जयपुर आते हैं। जयपुर में भी कुछ टीवी चैनलों के साथ साथ आपकी प्रमुख पारी रही टाइम्स नाउ के साथ, और टाइम्स नाउ के बाद आप जयपुर में हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ बने और उसी दौर में हमारी यूनिवर्सिटी से आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया, नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और अब अकादमिक दुनिया में आपने प्रवेश किया भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर के रूप में।
और आज ही फेसबुक ने याद दिलाया कि शायद 2016 की बात है, जब हमारा डिपार्टमेंट और यूनिसेफ इनका एक जॉइंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसमें केजी सुरेश जी भी जूरी मेंबर के रूप में उस समय थे। तब 5 जनों को जो स्कॉलरशिप दी गई थी डेवलपमेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करने की दिशा में, उन 5 में से बेसिकली पत्रकारों के लिए थी। तो एक पत्रकार उसमें राकेश गोस्वामी भी थे, जिन्हें ये फेलोशिप उस समय दी गई थी। यूं पत्रकारिता में आपका लंबा अनुभव रहा है, और न्यूयॉर्क में रॉयटर की तरफ से एक हेल्थ जर्नलिज्म को लेकर के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो आपने किया। और अभी हाल ही में गूगल इनिशिएटिव की ओर से जो फेक न्यूज़ डिटेक्ट करने का जो एक पूरा 3 दिन का एक इनका कोर्स था, उसको भी आपने अटेंड किया। मेरे डिपार्टमेंट के साथ आपका जुड़ाव रहा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राजस्थानी सिनेमा पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई आपको। और पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर टीचिंग में आने के बाद यूँ हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अंग्रेजी अखबारों के साथ आपका जुड़ाव रहा, लेकिन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से आप लिखने में सक्षम हैं। और इस समय देश के कुछ प्रमुख हिंदी अखबार, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, जागरण आदि अखबारों में समसामयिक मुद्दों को लेकर के आप नियमित लिखते रहे हैं। और अभी राष्ट्रीय सहारा का हस्तक्षेप, उन्होंने एक अपना 4 पृष्ठ का एक सप्लीमेंट निकाला था हेट स्पीच को लेके। उसमें भी आपने जिस रिपोर्ट 267 रिपोर्ट का जिक्र लॉ कमीशन की विधि आयोग की विजय विद्रोही जी ने जिक्र किया था, उस रिपोर्ट को राकेश गोस्वामी ने पूरा पढ़ा है। और मेरी इनसे अक्सर बात होती रहती है उन मुद्दों को लेके भी। वो आइडिया भी हमें वहीं से जनरेट हुआ कि क्यों नहीं इस पर हमें एक परिचर्चा जो है वो आयोजित करें। तो राकेश गोस्वामी जी का ये जो विस्तृत व्यापक अनुभव प्रिंट और टीवी जर्नलिज्म का है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो कुछ हाल के दिनों में आपने हेट स्पीच को लेकर के पढ़ा, अनुभव किया, और मीडिया में रहते हुए जो कुछ आपने महसूस किया, वे हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर राकेश गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत सर। ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत गौरव की बात होती है कि जब वो अपने शिक्षक के शिक्षक के समक्ष बैठकर अपनी बात को, ऐसे मंच पे अपनी बात रखने का उसे अवसर मिले जहां पर उसके शिक्षक मौजूद हों। आपने सही कहा, प्रोफेसर केजी सुरेश सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और वो बात 2016 की मुझे आज भी याद है, जो यूनिसेफ की फेलोशिप के लिए जिस जूरी ने मेरा चयन किया था, उसमें सुरेश सर भी थे। विजय विद्रोही जी के साथ मेरा बहुत लंबा, चूंकि राजस्थान में टीवी पत्रकारिता की और उसके बाद अखबार में रहने के दौरान भी विजय सर से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा। वरिष्ठ हैं हमारे। मुझे तो लगता है कि टीवी के वरिष्ठतम यदि रिपोर्टर्स देश में कोई 2, 4, 5 गिने जाएंगे तो उनमें विजय विद्रोही का नाम शुमार होता है। और एक मुझे लगता है कि विजय जी की पीड़ा शायद इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इन्होंने टीवी का वो स्वर्णिम युग देखा है। और आज जिस तरह से जो पराभव हो रहा है, जिस तरह से सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं और भी तमाम विषयों को लेकर, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति की पीड़ा जिस व्यक्ति ने टीवी में उस वक्त प्रवेश किया हो, या जिसे हम लोग जैसे डिजिटल की भाषा में कहते हैं डिजिटल नेटिव और डिजिटल इमिग्रेंट। तो जो डिजिटल नेटिव है या जो हेट स्पीच नेटिव है, जिस व्यक्ति ने मीडिया में उस वक्त प्रवेश किया है जब हेट स्पीच एक नॉर्मलाइज हो चुकी है, वो शायद नहीं समझ पाएगा कि हेट स्पीच के कितने नुकसान हैं और कितनी बड़ी एक समस्या है। केजी सुरेश सर ने और विजय विद्रोही सर ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया। आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जिस बात का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की चिंता, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से लताड़, और अगर आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टीवी एंकर्स और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक तरह से हेट स्पीच का अड्डा बन चुका है। लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ एंकर किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। और चूंकि मैं भी टीवी में रहा हूं, हालांकि विजय जी जितना अनुभव नहीं है, और हम तो रिपोर्टिंग करते थे तो फील्ड में वही माइक लेके भागने वाला अनुभव था। लेकिन जो न्यूज रूम में और खास करके स्टूडियो के जो अनुभव होते हैं, वो विजय जी ने जो बताया ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी सुनते थे इस तरह की बातें कि जो ऑन एयर जो एक नूरा कुश्ती होती है
और ऑफ एयर किस तरह के उनके डायलॉग्स और किस तरह की बातें होती हैं। तो मैं अपनी बात हेट स्पीच पे शुरू करने से पहले मतलब करूंगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूं। आप सबको याद है कि जिस वक्त कोविड को लेकर लॉकडाउन पूरे देश में लगा था और चारों तरफ सड़कें सुनसान, सब घरों में कैद थे, जिस किसी की भी इस तरह की सूचना आ जाती थी कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए पूरे शहर की पुलिस और प्रशासन टूट पड़ता था, क्योंकि उस वक्त अस्पतालों की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाना नहीं चाहता था। तो उस दौर का एक उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस समय एक ऐसा दौर था जब टीवी के हर एंकर की जुबान पर लगभग यही सवाल था, कहाँ छिपा है मौलाना साद, कहाँ गायब हो गया कोरोना का मौलाना, कौन फैला रहा है कोरोना जिहाद। और इस तरह के तमाम कोरोना जिहाद, जिहादी वायरस, पेशाब जिहाद, थूक जिहाद, इस तरह के तमाम हैशटैग्स टीवी पर और सोशल मीडिया पर चल रहे थे। और लगातार हम एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर टीवी चैनलों पर देख रहे थे जो ऐसा लगता था कि मानो ओसामा बिन लादेन की तरह कोई बहुत बड़ा इस्लामी आतंकवादी है, जिसकी तलाश में सारे टीवी चैनल्स के एंकर्स परेशान हैं। और ये एंकर लोगों के दिल और दिमाग में दिन रात उस व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के जरिए पूरे एक समुदाय के बारे में एक खास छवि गढ़ रहे थे। टीवी देखने वालों के मन में गुस्सा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने चूंकि उस समय कहीं बाहर निकलना संभव नहीं था, तो प्रायः हर व्यक्ति अपनी छतों पर शाम को टहला करता था। मतलब ऐसा लगता था कि शहर में, मोहल्लों में तब पता लगा था कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। तो ऐसे ही एक शाम जब मैं अपने छत पे चहलकदमी कर रहा था, तो मैंने सुना पड़ोस के एक छत पे एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि यार, एक शब्द उसने बोला उस समुदाय के लिए, वो शब्द यहाँ दोहराना ठीक नहीं है, इन फला समुदाय के लोगों को तो मन करता है लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और तब मेरे मन में ये विचार आया कि जिस हित को साधने के लिए, जिस जहर को फैलाने के लिए न्यूज एंकर्स लगातार लगे हुए थे, वो हित साधा जा चुका था, वो घृणा फैल चुकी थी। और इसी की बात विजय जी ने भी अपने व्याख्यान में कही कि जो दर्शक है वो नहीं समझ पाता है कि जो चैनल पे दिखाया जा रहा है, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, उसके पीछे क्या हित है। टीवी लगातार घृणा फैलाता रहता है, राजनीतिक पार्टियां, टीवी एंकर इस घृणा के अंगारों को हवा देती रहती हैं। और एक दर्शक, जिसको मूर्ख तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अशिक्षित, इलिटरेट दर्शक, उन चैनलों पर देखे गए, सुने हर शब्द को सच मानकर इस तरह के विचार मन में लाने लगता है, जिस तरह का मैंने आपको उदाहरण दिया। तो हेट स्पीच की जो परिभाषाएं, चाहे वो विधि आयोग की परिभाषा हो, क्योंकि विधि आयोग ने पहली बार कम से कम भारत देश में पहली बार परिभाषित यदि हेट स्पीच को किसी ने किया तो वो लॉ कमीशन ने ही किया, चाहे वो परिभाषा हो या वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं जिनका उल्लेख प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने किया, उन सारी परिभाषाओं को समझने का इससे मुझे लगता है बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि जो जहर, जो नफरत, जो घृणा चैनलों पर फैलाई जाए, वो व्यक्तियों के दिलो दिमाग में इस कदर हावी हो जाए कि वो किसी के प्रति हिंसा करने को उतारू हो जाएं, या कम से कम हिंसा करने का उनके विचार मन में आने लगे। वो ये कहें कि यार, मन करता है इन सबों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया जाए। कानून की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी है। अपने जिस केस का उल्लेख मेरे पूर्व सारे वक्ताओं ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ही पूछा है कि क्या वो विधि आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने का विचार रखती है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये रिपोर्ट मार्च 2017 में सरकार को सबमिट की गई थी और विजय जी कह रहे थे कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत हुआ है। दरअसल जब भी कोई ऐसे कानून में बदलाव करना होता है या नया अमेंडमेंट लाना होता है या कोई नई धारा उसमें इंसर्ट करनी होती है जो पूरे देश को प्रभावित करती हो, तो सामान्यतः जो ड्रिल होती है वो ये होती है कि एक बार केंद्रों से भी उनकी राय राज्यों से भी उनकी राय ले ली जाए। तो ये 29 राज्यों को भेजी गई थी और 2017 की जो रिपोर्ट थी 2022 में, यानी 5 वर्षों बाद, उन 29 में से सिर्फ 14 राज्यों ने
अपनी उस पर टिप्पणी करके केंद्र को वापस भेजा है। तो ये उदासीनता किसी एक स्तर पे नहीं है, ये चौतरफा। और जैसा आप कह रहे थे बार बार कि बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता, कोई भी मीडिया को से बैर नहीं लेना चाहता। एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशन है, वो कहते हैं कि भाई एक तो इस हेट स्पीच को हम परिभाषित कर दें, दूसरा शायद जो अभी मौजूदा प्रावधान है आईपीसी के 153A 153B 505 इस तरह के जो तमाम जिन धाराओं का उल्लेख पहले के वक्ताओं ने किया, वो शायद नाकाफी साबित हो रहे हैं। और इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ, अपनी अनुशंसा के साथ एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट भी पेश किया था। उन्होंने कहा था कि 153C और 153D ये 2 धाराएं और जोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ कानून यदि किसी समस्या का समाधान होता तो शायद आज हमारे देश में जिन जिन अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं मुकर्रर की जाती हैं, लोगों को सजा मिलती भी है अदालतों में, वो शायद अपराध समाप्त हो चुके होते। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ कानून बना लेने भर से हेट स्पीच नहीं रुकने वाली। तो फिर इसका समाधान क्या है? जैसा मैं देख रहा था अभी चैट बॉक्स में बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेंद्र भनावत जी ने भी पूछा कि आखिर समाधान क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नफरती भाषा है, इसके असल कारण को हमें समझने की बहुत जरूरत है। और मेरी जहां तक समझ है, मैं समझ पाता हूं कि इसके 2 ही मुख्य कारण हैं, एक है राजनीतिक और दूसरा है कारोबारी। राजनीतिक, हम सब देखते हैं कि आज चैनलों पर एक राजनीतिक प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज खड़ी हुई है और उनमें आपस में एक कंपटीशन सा लगा रहता है कि कौन अपने राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी को कितना ज्यादा प्रसारित कर सके, और होना भी चाहिए, यही उनका काम है। लेकिन उससे बड़ी जो समस्या है वो है टीवी चैनलों का कारोबार। हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे और इशारा किया है कि नफरत से टीआरपी बढ़ती है और टीआरपी से मुनाफा। जब तक नफरत के कारोबार में मुनाफा है तब तक प्रेम और सद्भाव किसे और कैसे पसंद आएगा? तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या समाज को ये हेट स्पीच पसंद आती है? यदि पसंद नहीं आती तो ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे कार्यक्रमों को टीआरपी क्यों मिलती है? दूसरा सवाल इससे मिला जुला ये उठता है कि क्या टीआरपी सिस्टम, टीआरपी व्यवस्था ही अपने आप में कुछ गड़बड़ है, और क्या इस हेट स्पीच नामक दैत्य से लड़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम टीआरपी सिस्टम को ही समाप्त कर दें? या फिर जो खबरों की दुनिया है उसमें लोगों की भागीदारी हो जाए। जैसे अखबारों में अक्सर कहा जाता है कि यदि रेवेन्यू मॉडल ऐसा डेवलप हो जिसमें एडवर्टाइजर्स पे समाचार पत्रों को निर्भर कम होना पड़े, जिसमें आप अच्छा समाचार पढ़ने के लिए, अच्छा समाचार पत्र पढ़ने के लिए उसकी कीमत देने को भी तैयार हों, तो क्या वही उसी तरह के किसी मॉडल की टीवी में भी जरूरत है, जहां पर खबरों की बनावट में लोगों की भागीदारी हो, जहां पर आप यदि कोई अच्छा चैनल देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा चैनल हो जिसमें चिल्लपो ना हो, जिसमें एंकर्स जो है सर्कस के जोकरों की तरह उछल कूद ना करते हों, उल जलूल कपड़े ना पहनते हों, सिर्फ खालिस खबरों की बात करते हों, लेकिन क्या हम उसके लिए पे करने को तैयार हैं? तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे बुनियादी प्रश्न हैं जिनमें इस समस्या का समाधान छिपा हो सकता है। क्योंकि हमारे देश की सरकारी नीतियां ऐसी नहीं है कि कोई भी पत्रकार अपनी बदौलत से देश में कोई टीवी चैनल खड़ा कर ले। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पूंजीपति, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कॉरपोरेट यदि कोई टीवी चैनल शुरू करता है तो उसे बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि बाजार टीआरपी से चलता है और टीआरपी सोशल मीडिया के झूठ से। तो लबोलुआब कहने का यह है कि जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए डालकर, फूंक कर इस पेशे में उतरेगा तो हम कैसे ये कल्पना करेंगे कि वो नफा नुकसान की बात नहीं सोचेगा, और कैसे वो बाकी चैनलों की भेड़ चाल में नहीं शामिल हो जाएगा, जहां सब वही कर रहे होंगे तो वो भी वही करने लगेगा। जब हमें याद करना पड़ेगा 90 का दशक, जब भारत में निजी टेलीविजन की शुरुआत हुई, और विजय जी मुझसे बेहतर उस समय को जानते हैं क्योंकि मैं तो टीवी में बहुत बाद में आया, लेकिन विजय जी ने शुरू से उस दौर को देखा है जब टीवी में सिर्फ खबरें चलती थी। ये विमर्श, बहस, इस तरह के कार्यक्रमों के लिए कोई जगह नहीं थी। आप दिन भर कार्यालय से, अपने काम धंधे से लौटकर घर आते थे, 9 बजे का आप बुलेटिन खोलते थे, आधे घंटे 20 मिनट में
आपको पूरे देश दुनिया के समाचार मिल जाते थे, आप टीवी बंद करते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। लेकिन जब से ये नया एक मॉडल या एक नया फॉर्मेट डेवलप हुआ डिबेट्स का, मुझे लगता है समस्या वहीं से शुरू हो गई। शुरुआत 2 एक्सपर्ट से हुई, धीरे धीरे 3 हुए, 4 हुए, और आज तो कई बार टीवी स्क्रीन पे पता ही लगता है कि एंकर कौन है, एक्सपर्ट कौन है, कितने एक्सपर्ट्स हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी विंडोज में एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, और शायद वो उनको एक्सपर्ट्स कहना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। फिर उस दौर जब 90 का दशक जिसको मैं याद कर रहा था, वहां से जब टीवी थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर सांप, बिच्छू, नाग और समोसा चटनी खाने वाले बाबा के कार्यक्रमों का दौर आया। और लगातार जब फ्राइडे को टीआरपी आती थी न्यूज रूम्स में, तो उन टीआरपी की बैठकों में ये देखा जाता था कि जो समोसा चटनी खाने वाले बाबा हैं, ये सांप, बिच्छू, नाग दिखाने वाले कार्यक्रम हैं, उनकी वो कार्यक्रम जो है टीआरपी की लिस्ट में अव्वल आते थे। फिर 26/11 आता है, जब टीवी के लाइव कवरेज का फायदा आतंकियों ने उठाया, और उसी के आसपास जो हम सेल्फ रेगुलेशन या स्व नियमन या आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनता है 2007 में, और पिछले वर्ष उसमें डिजिटल शब्द भी जोड़ दिया गया, और अब उसका नाम न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है। बाद में उनको लगा कि भाई इसमें कोई स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, तो इस संस्था ने, हालांकि इस संस्था की कोई वैधानिकता नहीं है, बावजूद इसके इस संस्था ने एक कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड बनाया है। क्योंकि इस संस्था में ब्रॉडकास्टर स्वयं मेंबर हैं, और इसमें एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी भी बनी हुई है, जिसके मुखिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। इस समय जस्टिस AK सीकरी उसके चेयरमैन हैं। तो इस संस्था से ऐसा लगा था कि टीवी में जो तमाम बुनियादी परेशानियां थी, समस्याएं थी, उनका हल निकलेगा। और मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि ये संस्था जो है उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जैसे ये सिर्फ एडमॉनिश, सेंसर या वार्निंग नहीं देती है, बल्कि इसके पास फाइनेंशियल फाइन लगाने की भी पावर है। 1 लाख तक का फाइन लगा सकती है। लेकिन सिर्फ फाइन लगाना ही वो नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर बाकायदे ऐसे कार्यक्रम जिनमें लगा कि हेट स्पीच हो रही है, उनकी शिकायत लोगों ने करी, और बाकायदा उन कार्यक्रमों को ऑफ एयर किया गया। उन सारे वीडियोस को उन चैनलों ने अपने सभी माध्यमों से, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए कार्यक्रम अभी एयर होता है 5 बजे, तो हो सकता है आप कह दें भाई हमने तो नहीं देखा, लेकिन आजकल ज्यादातर न्यूज चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हैं, वहां पर वो वीडियोस डाल दिए जाते हैं। तो लगातार उनका प्रचार प्रसार होता रहता है। उन माध्यमों से भी इन वीडियोस को हटाया गया। कुछ ऐसे उदाहरण है, जैसे एक कार्यक्रम 15 फरवरी को आया एक चैनल पे, तो हिजाब के लिए क्या बम बरसेंगे, उस कार्यक्रम का ये शीर्षक था। उसके खिलाफ शिकायत हुई, और बाकायदा जो NBDSA न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उसने 2 अगस्त को फैसला दिया और कहा कि उस वीडियो को अपने सारे प्लेटफॉर्म से 7 दिन के अंदर हटा दीजिए, और साथ ही उस चैनल को वार्निंग दी कि आगे से इस तरह के कोई कार्यक्रम को आप एयर नहीं करेंगे। इसी तरह एक चैनल पे कार्यक्रम चलता है जम्मू में जमीन का इस्लामीकरण का DNA टेस्ट। तो नाम से ही आपको पता लग गया है कि ये किस तरह का कार्यक्रम रहा होगा। इस कार्यक्रम की भी शिकायत हुई, और बाकायदा NBDSA ने इसके खिलाफ इसका संज्ञान लिया, इसके खिलाफ कार्रवाई की, सारी वीडियोस हटाए गए। NBDSA ने कहा कि ये कार्यक्रम जो हमारी कोड ऑफ एथिक्स और एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसको वायलेट करता है, ये कंटेंट डिफेमेटरी है, इसलिए उसको वहां से हटा दिया जाए। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इस संस्था ने, जो वैधानिक नहीं है, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसने भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन शायद वो काम उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और हो सकता है यही कारण हो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बार बार इतनी कठोर टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। ये बात सही है कि जो हेट स्पीच टीवी चैनलों पर, चूंकि आज का विषय डिजिटल और टीवी चैनल ही है, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो चिंता थी वो टीवी चैनल और डिजिटल मीडियम को लेके ही थी, तो वहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
क्योंकि ये दोनों ही माध्यम ऐसे हैं हमारे देश में जिन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। यदि आपको समाचार पत्र शुरू करना है तो आपको तमाम रेगुलेशंस को पास करना पड़ता है, कई तरह के लाइसेंसिंग तो खैर यहाँ भी है, लेकिन उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। और ये बात सही है कि जब भी टीवी पर या सोशल मीडिया पर रेगुलेशन की बात उठती है तो एक पैरेलली ये बात उठने लगती है कि क्या कहीं कोई हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर अंकुश लगाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, क्या सरकार तो ऐसा प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो हमें मौलिक अधिकार मिला है संविधान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये असीम नहीं है, इसकी अपनी हदें हैं, इसकी अपनी मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं में रहते हुए ही हमें अपने इस अधिकार का प्रयोग करना होता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक ये जो कारोबारी हित, मुनाफे की बात, ये बड़ा कारण हो सकता है, और दूसरा राजनीतिक लाभ। ये दो कारण हैं जिसमें मुझे ये मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना अध्ययन है कि इन दो कारणों में गहनता से यदि हम जाएं, इसमें थोड़ा विचार किया जाए, तो शायद हमें इस बड़े दैत्य से, जो इस समय समाज को तोड़ने पे उतारू है, जैसा मैंने अपने उदाहरण में कहा, विजय जी ने भी एक दो बातें ऐसी बताई, इसमें लगता है कि टीवी चैनल्स तो कह के चले जाते हैं, एक्सपर्ट्स तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ऑन एयर और कह के चले जाते हैं, लेकिन जो उसका असर एक आम दर्शक के मस्तिष्क पे होता है, उससे जो समाज में बिखराव हो रहा है, विघटन हो रहा है, जिसकी परिणति में कई बार दंगे, कई बार और हिंसक, आपने देखा होगा कितनी लिंचिंग की घटनाएं पिछले 2-3 वर्षों में हुई हैं। एक फेक वीडियो, और केजी सुरेश सर बोल रहे थे टेक्नोलॉजी ने कैसे एक छद्म आख्यान, एक फेक नैरेटिव शुरू किया है। तो आपने जिस गूगल न्यूज इनिशिएटिव की ट्रेनिंग का उल्लेख किया, वहां हम लोगों ने देखा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप ऐसे चेहरे बना सकते हैं जो सचमुच है ही नहीं। बाकायदा एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें आपको सैकड़ों हजारों ऐसे चेहरे दिखेंगे जो किसी व्यक्ति के नहीं है, वो एआई जनरेटेड चेहरे हैं। इसी तरह डीप फेक की एक प्रॉब्लम है, जहां पर आप ऐसे ही लोगों से एआई से जनरेटेड लोगों के वीडियोस होते हैं, कहीं का वीडियो कहीं दिखा दिया जाता है, जो हम बार बार बात करते हैं कि कहीं का वीडियो कहीं दिखाकर एक वैमनस फैलाने की, अफवाह फैलाने की जो कोशिश, जिसमें जो हमारे मैसेजिंग एप्स हैं उनकी भागीदारी ज्यादा होती है। इसी तरह यूट्यूब चैनल्स की बात करी, विजय जी भी कह रहे थे कि सारे यूट्यूबर्स को चिंता होती है कि भाई मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने लोगों ने देखा, कितने हिट्स हुए। अगेन वही मुनाफे की बात आ जाती है। तो हमें, मुझे लगता है कि इस भेड़ चाल में, और ये हालांकि इट इज इजियर सेड देन डन, कहना बहुत आसान है, हर वो व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे है, वो उसके अंदर एक ये लालसा रहती है कि मैं जो फेसबुक पे लिखूं उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लाइक करें, मैं जो ट्वीट करूं उसको ज्यादा से ज्यादा लोग रीट्वीट करें, मैं अगर इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालता हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाइक करें। लेकिन मुझे लगता है जहां तक वो एक हेल्दी प्रवृत्ति है वहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ उन लाइक्स, उन सब्सक्राइबर्स, उन रीट्वीट्स के लिए जब हम हेट स्पीच का सहारा ले लें, किसी एक समुदाय को, किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को या समूह को, किसी एक खास तरह से दिखने वाले लोगों को, किसी एक खास सेक्सुअल ओरिएंटेशन के व्यक्तियों के खिलाफ जब हम हेट स्पीच का सहारा लें, सिर्फ इसलिए कि यदि हम टीवी चैनल हैं तो हमें मुनाफा मिले, हमें टीआरपी मिले, यदि हम यूट्यूबर्स हैं, यदि हम डिजिटल मीडिया पे हैं तो हमें सब्सक्राइबर, लाइक्स, रीट्वीट्स मिले, तो मुझे लगता है वो एक बड़ा संकट है। और उसका एक बड़ा समाधान, जिसकी ओर प्रोफेसर केजी सुरेश ने आज भी इशारा किया, और उसके पहले भी तमाम दूसरे माध्यमों में मुझे सर को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो लगातार इस बात की एडवोकेसी करते रहते हैं कि इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, और वो है शिक्षा। और स्पेसिफिकली यदि बात करें तो मीडिया शिक्षा या मीडिया लिटरेसी। जब हम जान जाएंगे कि हमारे हाथ में जो मीडिया है, हमारे हाथ में जो डिवाइस है, उसमें जो कंटेंट आ रहा है उसका हमें कैसे प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, क्या हम फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने की ताकत रखते हैं क्या। गूगल ने तमाम ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं, तमाम दूसरी टेक्नोलॉजी की फर्म्स ने लगातार ऐसे टूल्स डेवलप कर रहे हैं जिससे आप कोई आपके
व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे, कोई तस्वीर आती है, कोई वीडियो आता है, तो कैसे आप यानी एक आम उपभोक्ता जान सके कि वो फेक है या सही है? यदि फेक है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वो एक शरारत भरा फेक वीडियो है? ये क्या वो एक मीम है जो सिर्फ कुछ गुदगुदाने के लिए बनाया गया है, या फिर उसके पीछे कोई एक गहरी साजिश, कोई बड़ा हित छिपा हुआ है? और जब हम इन सब चीजों को जानने की शक्ति अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो मुझे लगता है शनय शनय इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मुझे बुलाया, सभी लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश गोस्वामी। किस तरह से टेलीविजन की दुनिया के उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर संकेत करते हुए आपने हेट स्पीच और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी नानाविध चिंताओं को जाहिर किया, और टीआरपी से मुनाफे तक की जो प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति के बीच में एक अल्टरनेटिव रेवेन्यू सिस्टम तैयार करने की आपने एक महत्वपूर्ण बात की, जो समाधान की तरफ जब हम बात करते हैं तो शायद उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास हो सकता है। मैं भी बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि 6 बजे प्रोफेसर केजी सुरेश जी का एक अगला और आयोजन है, लेकिन चूंकि अभी 5 मिनट हैं अपने पास और केजी सुरेश जी भी हैं, तो जो भानावत जी ने प्रश्न उठाए थे, समाधान की बात की थी, और चूंकि केजी सुरेश जी फिल्म के बहुत सारी वो हैं फेस्टिवल्स हैं, उनकी जूरी के मेंबर भी रहे, तो जो आपने बात उठाई थी अभी आदि पुरुष आदि फिल्मों को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि 6 बजे उनका अगला एक आयोजन है, केजी सुरेश जी यदि कुछ कहना चाहें, और उसके बाद सत्र खुला है हमारे और पार्टिसिपेंट्स के लिए। जी सर। सर माइक। मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत ही एक सार्थक संवाद आज हुआ है, और राकेश जी को और विजय जी को सुनकर आनंद आ गया। मैं समझता हूँ कि हमको समाधान की तरफ जाने की जरूरत है, और जहाँ तक क्योंकि ये समस्या तो रहेगी, हम क्या कर सकते हैं? शायद एकमात्र समाधान, इसे कहते हैं कि वन सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मल्टीपल हमको सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें रेगुलेशन यानी कि नॉट कंट्रोल, नियंत्रण नहीं नियमन, और मीडिया लिटरेसी जिसका जिक्र राकेश जी ने भी किया, वो बड़े पैमाने पर स्कूल करिकुलम से लेकर हमको शुरू करना पड़ेगा। बट दैट्स ए लॉन्ग टर्म थिंग। वो शॉर्ट टर्म में तो आपको जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसको हरकत में आना पड़ेगा, और नागरिक को, देखिए, हम ये उम्मीद करें कि सरकार हर कंटेंट पे शिकायत करे, ये शायद संभव नहीं होगा, या उस पर कार्रवाई करे। हम नागरिक के नाते मैं सिर्फ आलोचना ना करूं, बल्कि अगर मैं कुछ देखता हूं तो मैं उसके खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी के धारा में मैं शिकायत करूं। ये हम में से कितने लोग करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आईपीसी और सीआरपीसी पर हम एक्शन लेने के लिए कहते हैं कि ये हेट स्पीच है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर लॉ हम में से कितने लोग कराते हैं? हमारा अगर साथ कोई साइबर क्राइम हो गया तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन समाज के खिलाफ जब साइबर क्राइम होता है तो हम चुप रहते हैं, हम मूक दर्शक रहते हैं। तो एक लोकतंत्र के लिए और एक बहुत ही सशक्त मीडिया के लिए सक्रिय और जागरूक दर्शक, पाठक और श्रोता की भी आवश्यकता है। हम सिर्फ ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन में क्रिटिसाइज करें तो बहुत आसान है, बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, ये एक इश्यू पर हमको चर्चा करने की जरूरत है। आपने फिल्म की बात कही, देखिए, अब फिल्म पर डायरेक्टर ने अपने एंगल से रखा, और डायरेक्टर जो है, निदेशक का अपना एक क्रिएटिव फ्रीडम और क्रिएटिव लिबर्टी की बात होती है, और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली, लाइक पॉपुलर लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी, ये फिल्म के ऊपर फिल्म डायरेक्टर ने अगर सचमुच सेंटिमेंट्स हर्ट किया तो वो बॉक्स ऑफिस रिटर्न से पता चल जाएगा। और बॉक्स ऑफिस जो है, क्योंकि लोग जो है वो किस तरीके से आपको देखते हैं,
आपके फिल्म को कहीं ना कहीं, भले आप उस फिल्म से एग्री करें ना करें, वो आपका व्यक्तिगत व्यू है, बट आपको जो है जनता ने किस तरीके से देखा है, उनको अच्छा लगा है या नहीं लगा, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। सो एवरीबडी हैज ए व्यू पॉइंट, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने उस फिल्म का जिक्र किया जिसमें पोर्ट्रेयल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, तो वो उनका भी राइट है, बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अंदर रहकर जो है उसका अपना जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करें, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेकर, वो करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि देखिए, हमने देखा कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कई बार मिसयूज भी होता है, हमने देखा है। एंड किस तरीके से हमने MF हुसैन का केस देखा, जहां उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी की बात कही और देवी देवताओं पर बात हुई, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। एंड फाइनली ही कुड नेवर रिटर्न टू हिज होमलैंड, वो कभी वापस ही नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूं कि हम सबको इस बात को ध्यान देने की, चाहे पत्रकार हो या फिल्म मेकर हो या फिल्म निर्माता हो या कंटेंट क्रिएटर हो, कि हम एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, एक मल्टी एथनिक सोसाइटी के हम हिस्सा हैं। हमारे लिबर्टी का कहीं ना कहीं, मैंने कहा जैसे फ्रीडम है, लाइसेंस नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक दुर्गा एक फिल्म जो बनी, उस पर हमने देखा कि वो स्मोक करते हुए वो किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया शिव को और अन्य देवी देवताओं को। तो क्रिएटिव लिबर्टी अपनी जगह है, बट आप कोई आइलैंड में नहीं रुक रहे हैं, आप 138 करोड़ लोगों के बीच में हैं। तो वहां आपको भी सेंसिटिव होने की जरूरत है कि आप जो है, आप क्या बात कर रहे हैं और उस बात को किस तरह रख रहे हैं। सो एक साइड में कानून, मीडिया साक्षरता, ये सब अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर्स, whether they be filmmakers or television journalists, they have to be sensitive. उनको संवेदनशील होने की जरूरत है कि वो एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां हर जाति, हर भाषा, हर मजहब का व्यक्ति जो है निवास करता है, और उनके किसी के भी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये उसका दायित्व बन जाता है। इस बात को वो क्रिएटिव फ्रीडम या फ्रीडम के नाम पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं सुरेश जी, एक छोटी सी बात, अभी आपको जाना भी है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये कहना था कि आज से कुछ वर्षों पहले तक यही सारी बातें डिपिक्शन होता था तो कोई इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। अचानक पिछले 5-7 वर्षों में उसी तरह की फिल्मों पे, उसी तरह के कंटेंट पर आपत्ति एकदम होने लगी है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेंसर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जब लीगली इधर किसी को अप्रूव कर दें तो फिर तो मॉब जस्टिस की बात हो गई, जैसे मॉब लिंचिंग होता है। उसका कारण भानावत जी, उसका कारण जो प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया है और ये जो सिटीजन कम्युनिकेटर है। पहले आप जो भी पढ़ते थे वो टेलीविजन में देखते थे या अखबार में पढ़ते थे। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके के नैरेटिव्स छेड़े गए हैं, तो आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी तो रेडिकल और रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसका तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। उसमें कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है, दिक्कत यह है, कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है, ये टेक्नोलॉजी का। अब इसको क्या करें? क्या हम इसको रोके? सरकारें परहेज रखना चाहती है, क्योंकि उनके ऊपर बात आ जाती है कि अब आपने देखा कि कश्मीर में इंटरनेट को अगर बंद कर देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है बवाल खड़ा हो जाता है, बैकलैश होता है ना, बैकलैश होता है। तो सरकारें डरती है कि भाई अपने को नहीं करना है। प्लेटफॉर्म्स जानती है कि वो सरवाइव कर रही हैं क्योंकि वो सबको एक जो है ये मौका दे रही है खेलने के लिए। वो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वो लोग नहीं करते हैं। तो सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख रहे हैं, बट इन द एंड द लूजर इज द सोसाइटी।
ये हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से समाज में हर व्यक्ति, वेदर ही इज competent enough to comment on that particular subject or not, he or she is also commenting on every subject under the sun, and that is reaching thousands of people, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है हर व्यक्ति का कमेंट। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। Okay, thank you. It's long debate. Endless also. लेकिन ये चीज आपने पुलिस पर आईपीसी की बात की ना, मेरे ख्याल है आईपीसी बड़ा मुश्किल काम है। आईपीसी तो उसी तरह से काम आएगा जिस तरह की पार्टी इन पावर्स होंगे, अलग अलग स्टेट में अलग, सेंटर में अलग, जहां पर होगी। तो इसलिए आईपीसी वही सेक्शन अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से पीपल इन अथॉरिटी दे विल डिसाइड क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। तो लेट अस, ओके, आई गेट योर पॉइंट, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक मित्र हैं पंकज जी, उन्होंने इस पर लिखा है कि मीडिया लिटरेसी के साथ साथ लीगल लिटरेसी भी बहुत अनिवार्य है। तो वो जो चिंता भाई केजी सुरेश जी की थी कि एफआईआर लॉन्च कराएं, ये कराएं, तो शायद उसके साथ लीगल लिटरेसी हो। और राकेश गोस्वामी जी ने हस्तक्षेप करते हुए लिखा कि जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन है उसको यदि शिकायत करेंगे तो वो भी एक्शन लेगी, कि उनके पास लीगल पावर्स है। प्रेस काउंसिल के पास तो ये पावर्स नहीं है, लेकिन उनके पास दंडात्मक शक्तियां हैं। तो कुल मिलाकर के वही है कि जब हम एक उंगली सामने करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी और भी हैं। तो हमारी क्या उसमें तैयारी हो सकती है। अब चूंकि प्रोफेसर केजी सुरेश जी को दूसरे मीटिंग में सम्मिलित होना है, तो मैं अपनी ओर से उनका तो आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इन व्यस्तताओं के बीच अपना समय दिया और हमारी इस चर्चा को रोचक, जीवंत और गंभीर बनाया। और इसी के साथ अब हमारे कोई और मित्र जो कोई सवाल पूछना चाहें या टिप्पणी करना चाहें, वो सादर आमंत्रित है। कोई भी सवाल हमारे दो एक्सपर्ट जी। देखिए, हर इंडिया के हर चैनल का एक इंटरनेशनल बीम होती है, वो जो दुनिया में दूसरे हिस्सों के अंदर यानी ब्रिटेन में, अमेरिका में दिखाया जाता है। तो उस इंटरनेशनल बीम में बड़ा ध्यान रखते हैं सभी चैनल वाले, वहां बहस नहीं डालते, वहां किसी बयान वीर का कोई जो विवादास्पद बयान है वो नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि डर है। ब्रिटेन में तो अभी एक चैनल पर जुर्माना भी हुआ था, अच्छा खासा जुर्माना भी हुआ था। तो वो डर वहां काम कर सकता है, तो हिंदुस्तान में वो काम क्यों नहीं कर सकता? ये वो काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसलिए काम नहीं करता क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इसलिए काम नहीं करता क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ता पक्ष के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अलग होता है और विपक्ष के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अलग होता है और उसमें क्लैश होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल विल की भी कमी है कहीं ना कहीं, और पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है। नहीं तो इंटरनेशनल बीम में तो इतना ध्यान रखा जाता है कि जरा सा भी, मतलब कहीं दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो जरा सा खून भी नहीं जाना चाहिए उसमें, वो भी ब्लर हो जाना चाहिए। सब कुछ इतना ब्लर करके दिखाया जाता है। तो ये डर यहां भी क्यों काम नहीं आता? ये बात सही है। इसमें जैसे विजय जी ने कहा कि जो हमारे देश में कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है टीवी का, उसमें वो सारी बातें हैं जो यूट्यूब के कोड ऑफ एथिक्स में हैं या फेसबुक पे हैं। लेकिन हम यूट्यूब पे तो उसको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यदि नहीं फॉलो किया तो यूट्यूब हमारे चैनल को बंद कर देगा। लेकिन भारत में आपको ये डर नहीं है कि यदि हमने इसको नहीं फॉलो किया तो हमारी लाइसेंस चला जाएगा या हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो शायद जो लॉ कमीशन की बात है वो इसलिए भी है कि कुछ रेगुलेशन की तो जरूरत है, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए और कुछ इस तरह का डर हो जहां पे, हालांकि ये जो संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसके पास भी ये पावर है कि ये चाहे तो 1 लाख तक का जुर्माना लगाए और चाहे तो ये अथॉरिटीज को यानी कि मिनिस्ट्री को रिकमेंड करे कि फला चैनल को या तो सस्पेंड कर दिया जाए कुछ दिन के लिए या उसका लाइसेंस ऑल टुगेदर निरस्त कर दिया जाए। लेकिन जब से ये संस्था अस्तित्व में आई आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कैसे होगा? मेंबर्स तो सारे वही लोग हैं। तो वार्निंग तक या उस वीडियो को हटाने तक तो कार्रवाई हो जाती है। एक आध चैनल को वार्निंग दी गई थी तो वो संस्था से अलग हो गई, एक ने तो अलग से बना लिया अपनी दुकान अलग खोल। चलिए, कोई सवाल हमारे मित्र और पूछना चाहें?
नहीं तो फिर धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है। तो रविशंकर जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रविशंकर जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। सभी वक्ताओं ने बहुत ही उत्तम परिदृश्य है उसको उल्लेख किया, दृष्टांत दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद आत्मसंयम तो चैनल है, मीडिया, अच्छा, अखबार के खिलाफ भी अगर कोई अखबार गलत चीज आती है तो उसको हम कहें कहाँ, शिकायत किससे करें? शिकायत कानूनी परिस्थितियों में आप डले जाएंगे, FIR करेंगे, सालों उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसके बाद में कोई कोर्ट उसका फैसला नहीं करेगी आपके पक्ष में करेगी नहीं करेगी, इसकी कोई नहीं है। सबके अपने अपने प्रेजुडिस जिससे वो काम कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रिंट मीडिया में जितनी विश्वसनीयता थी वो चैनल ने तो कम से कम, ये बहस जब चलती है, मैं तो कम से कम नहीं देखता हूँ, तो एक आधा कभी देखा तो उसका अनुभव बहुत खराब रहा। और जो विजय जी ने बात बताई, वो पर्दे के पीछे की भी और पर्दे के सामने की भी, वो सब सच हैं। अब जब वो सब कहना चाहिए, पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमसे कहते हैं कि भाई आपको बहस में ये बोलना है, जब एडिटर ये तय कर देता है कि ये करना है, तो 5,000 के चेक पर ही बात होती है। ऐसे लेखों में कि भाई आपको यही लिखना है और इसके लिए पारिश्रमिक यही होगा, तो अब खरीदार को कह सकते हैं, जब हम बिक ही गए हैं तो हम खरीदार कैसे हो सकते हैं? कैसे ये सब होगा? कुछ न कुछ इसके परिणाम आएंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, हमारे कोई और मित्र कोई टिप्पणी करना चाहें? चलिए, मुझे लगता है कोई विस्तार से चर्चा की गुंजाइश अब नहीं है, तो हमारी तकनीकी सहयोगी डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जो IMT यूनिवर्सिटी मेरठ में मीडिया की सहायक प्रोफेसर है, उन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा। 170 रजिस्ट्रेशन अपने विभिन्न राज्यों से और देश भर के विभिन्न अंचलों से, और कुछ बाहर से भी, फिलीपींस और बांग्लादेश से भी कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और जैसा कि हमारे सभी मित्रों को जानकारी है, इस पूरी चर्चा को हमने रिकॉर्ड किया है और YouTube के माध्यम से हम सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को ये YouTube की जो रिकॉर्डिंग है शेयर करेंगे, इस उम्मीद से कि वो इस चर्चा को और आगे प्रसारित करें, ताकि जिन मुद्दों को यहाँ उठाया गया है, जो चिंताएं यहाँ जाहिर की गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो निवेश है विचारों का, इसका परिणाम एक दिन में नहीं आता है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो उसमें हम सभी आपका सहयोग चाहते हैं। तो मैं हमारे आज के तीनों विशेषज्ञों, प्रोफेसर KG सुरेश, भाई विजय विद्रोही जी और प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, इनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना समय निकाल करके इस चर्चा को एक विशेष मोड़ देने का प्रयास किया। इस चर्चा पर अपनी टिप्पणियों से एक तरह से हमें सजग सचेत करते हुए कुछ समाधान परक रास्ते भी सुझाए। राजेंद्र भानावत जी और जो हमारे और मित्र हैं, रविशंकर जी हैं, शिखा मिश्रा जी दिख रही हैं मुझे, दिनेश कुमार जी दिख रहे हैं, जिन मित्रों ने हमारे चैट बॉक्स में लगातार टिप्पणियां करके समय समय पर इस चर्चा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, उनके प्रति भी हम आभारी हैं। इस उम्मीद में कि आने वाले दौर में हमारी जिस तरह की वेबिनार से संजीव जी, मेरी ओर से विशेष धन्यवाद विजय जी को, सुरेश जी को, राकेश जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात कही। और हालांकि सोल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि लोगों पर ही निर्भर करता है, लोग देखना छोड़ देंगे, अपने आप दिखाना बंद कर देंगे, ये बात सही है, लेकिन अभी वो बहुत कुछ है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा विजय जी को, तो बहुत दिनों बाद सुना इस तरह के मीडियम से। बाकी तो जी राकेश जी, आप देहरादून चले गए? राकेश जी आप? नहीं, जम्मू, सॉरी, जम्मू में हूँ सर। और विजय जी आपका दिल्ली में ही हो आप? तो आवाज बंद है आपकी। माइक आपका विजय जी जयपुर में ही है सर। अच्छा, जयपुर में होता है, मुझे लगा आप दिल्ली में। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा सबसे। ये एडेड अट्रैक्शन था सबको सुनना भी, इस पर तो इसके तकनीकी दौर में सब संभव है ना, कहीं भी रहते हुए काम कर सकते हैं आप भी तो बेंगलोर में इस समय। मैं भी बेंगलोर से ही बात कर रहा हूँ। वैसे जो आपने बात की थी ना, पूरे देश में कैसे फैलाया जाएगा, अभी इग्नू भी एक कोर्स कर रहा है,
एफडीपी के नाम पे वो टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, वो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का 7 दिन का उनका प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है पूरी यात्रा है। और लेकिन एक राकेश जी को ये कहिए जिसकी बात कर रहे हैं ना, फेक वीडियो में कैसे, हालांकि कई बार देखते रहते हैं, पता आते रहता है, जनरली पब्लिक को ये पता लग जाए फेक और दूसरे को सही और असली में नकली में कैसे। कभी कभी टीवी चैनल वाले दिखाते हैं वायरल वीडियो, सही गलत वो तो दिखाते हैं। वो मेरी राकेश जी से बात हो गई है, उन्होंने जो वो ट्रेनिंग ली है, इसका अपन एक पूरा का पूरा सेशन 1.5-2 घंटे का इसी मंच पे करेंगे, और उन्होंने भी कर लिया है। वो बड़ा यूजफुल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि तो करना है नकली तो कम से कम। जी जी, वो नहीं, वो सर से ऑलरेडी बात हो गई थी और सर ने कहा इसको करेंगे, इसी मंच पे करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, तो इनकी धन्यवाद उपलब्धता को देख करके जी थैंक यू सर। चलिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले इसी आयोजन में फिर अपनी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।